हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद शमा यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर में विज्ञान विषय के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न पवन सीरीज में दिए गए हैं, सारे प्रश्नों को हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। इससे आप लोगों के पवन सीरीज के सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न भी कंप्लीट हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, सारे क्वेश्चन आज की क्लास से कंप्लीट होंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले 2025 में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। तो 2025 का पहला क्वेश्चन पूछा गया था अति लघुत्तरीय प्रश्नों में कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो इसमें आपको विद्युत धारा के बारे में उसकी डिफिनीसन लिखना होगा और उसका मात्रक लिखना होगा। तो अगर परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर विद्युत धारा के बारे में दिया गया है कि विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आप लोग विद्युत धारा के बारे में ये एक लाइन अच्छे से याद कर लीजिए कि विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। आगे इसमें दिया गया है विद्युत धारा की माप चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से की जाती है। अगर आप लोगों से कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विद्युत धारा की जो माप है किस प्रकार से की जाती है, तो वही पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत धारा की माप जो है चालक में प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की मात्रा से की जाती है। और यहाँ पर मात्रक विद्युत धारा का दिया गया है एम्पियर होता है। अगर विद्युत धारा के मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक एम्पियर होता है। ये पॉइंट आप लोग याद कर लीजिए। और एक डिफिनीसन यहाँ पर नीचे दी गई है विद्युत धारा की कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं या आवेश के प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। तो यहाँ पर एक जो है, या तो आप लोग ये डिफिनीसन याद कर लीजिए, वैसे दोनों सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। तो दो में से कोई भी एक डिफिनीसन आप लोगों को याद करके केवल एक ही लाइन में इसका उत्तर दे देना है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि मानव में पाए जाने वाले किन्हीं दो अवशेषीय अंगों के नाम लिखिए। ये भी 2025 का क्वेश्चन है। तो इसमें केवल दो आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पर जितने दिए गए हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा, कोई भी दो लिख देना है। अवशेषीय अंगों के नाम जैसे कि अपेंडिक्स हो जाएगा एक, दूसरा यहाँ पर साइनस दिया गया है, तीसरा पूंछ की हड्डी दी गई है, और चौथा यहाँ पर कान की मांसपेशी दी गई है, और एक लास्ट यहाँ पर नरों में निप्पल्स दिए गए हैं। इनमें से कोई भी दो आप लोगों को अवशेषीय अंगों के बारे में लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर रिएक्शन से पूछा गया है। क्वेश्चन है कि सोडियम धातु यानी कि Na को जल से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। ये क्वेश्चन भी 2025 का है। तो यहाँ पर सोडियम के जो है दो अणु लेना है। सोडियम के बारे में बात की गई और जल की बात की गई है। H2O यानी कि 2H2O ले लेंगे। उसके बाद इससे जो बनेगा रासायनिक समीकरण, जो प्रोसेस होगी, तो इससे जो है सोडियम और जल के रिएक्शन से सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। इस तरीके से आपको पूरा जो है समीकरण लिख के, ये क्या लिखा है आपने, इसको हिंदी में अच्छे तरीके से आपको लिखना है, पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है प्राथमिक उपचार के किन्हीं दो उद्देश्यों को लिखिए। 2025 का प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको प्राथमिक उपचार के दो उद्देश्य लिखना है। कोई भी दो इनमें से लिख सकते हैं। पहला दिया गया है प्राथमिक उपचार का सबसे बड़ा उद्देश्य व्यक्ति को मृत्यु से बचाना है। दूसरा उद्देश्य है दुर्घटना से बिगड़े हुए शरीर को अधिक बिगड़ने से बचाना है। तीसरा है कि पीड़ित व्यक्ति के आराम की स्थिति तक शीघ्र से शीघ्र जो है उसको आराम की स्थिति में पहुंचाना है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि यथाशीघ्र चिकित्सा सुविधा या फिर अस्पताल, नर्सिंग होम तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करना है। ये सभी प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कि 2025 से पूछा गया था, एड्स से संबंधित है कि एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है। तो इसमें आप एक लाइन में इसका उत्तर दे सकते हैं कि एड्स जो है HIV वायरस से होता है। HIV का फुल फॉर्म आपको लिखना होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि जो एड्स होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी कि HIV वायरस से होता है। आगे अगर आपको लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं कि जो मानव शरीर में प्रवेश कर उसकी जो प्रतिरक्षण क्षमता यानी कि इम्यूनिटी होती है उसको नष्ट कर देता है, और ऐसी स्थिति में शरीर पर किसी भी दवा या चिकित्सा का कोई भी असर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी परिपथ में
5 एम्पीयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो आवेश की मात्रा की गणना कीजिए। ये सेम क्वेश्चन जो है ये 2020 में भी पूछा गया था। अगर ये इस तरीके से सवाल से क्वेश्चन साइंस से पूछे जाते हैं तो यही सेम क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोगों को ये Q बराबर जो है IT के फार्मूले से लगाना है। जहाँ पर जो है अगर I की बात करें तो यहाँ पर ये 5 एम्पीयर वाला मान रखना है क्योंकि ये धारा की बात की गई है, और समय को यहाँ पर जो है सेकंड में डिवाइड करके इसका अगर आंसर आप लोग निकालेंगे तो 18,000 कूलाम इसका जो है मात्रक आप लोगों को इस तरीके से लिखना है। सेम इसको 2 से 3 लाइन में लिख देना है, और यही क्वेश्चन 2020 में दिया गया है, पूछा गया था। तो इसको आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 2023 के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी का नाम बताइए। तो इसमें आपको युगलीना लिख देना है। अगर आप लोगों से पौधों और जंतुओं की जो है बीच की कड़ी पूछा जाएगा तो युगलीना आपको सिंपल तरीके से लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला ए हो जाएगा, दूसरा बी, तीसरा AB और चौथा O हो जाएगा। ये 4 जो है ब्लड ग्रुप होते हैं, तो इनको आपको एक लाइन में अच्छे से लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं। तो अगर मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी में आवर्त की बात करें तो इसमें आवर्त टोटल 7 दिए गए हैं, और यहाँ पर जो है समूह की बात करें तो यहाँ पर 1 से लेकर के 8 तक तो समूह हो जाएंगे, और उसमें अगर जो है 1 से 8 तक में अगर शून्य को भी ऐड कर देंगे तो इसमें कुल जो है 9 वर्ग या समूह हो जाएंगे। इस तरीके से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। तो इसमें आपको लिखना होगा, ये क्वेश्चन 2023 का है। ऊर्जा के पिरामिड के बारे में लिखना होगा कि खाद्य कड़ी के प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% ऊर्जा के अपने शरीर द्रव्यमान में रूपांतरित करता है। यहाँ पर ये जो 10% इस अगर आप लोगों से क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि 10% का नियम क्या है तो उसमें भी आप लोग इसको लिख सकते हैं। आगे दिया गया है, अतः किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के मूल उत्पादकों में सर्वाधिक ऊर्जा होगी तथा प्रथम द्वितीय श्रेणियों के उपभोक्ताओं में ऊर्जा की मात्रा क्रमशः कम होती जाएगी। अतः ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से 1 नंबर में यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पूछा है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो इसमें आपको बस इतना लिखना है कि ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा बनता है। अगर 1 नंबर में पूछा जाएगा तो बस ये वाली लाइन आपको लिखना है, ये सब नहीं लिखना है। अगर 2 नंबर में पूछा जाएगा तब आपको ये लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विद्युत धारा का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं। तो इसमें इसका उत्तर दिया गया है कि विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा पैदा होने की प्रक्रिया को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। 1 नंबर के प्रश्न में सिर्फ आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा। अगर 2 नंबर का पूछा जाएगा तो पूरा डिटेल लिखना होगा। इसमें आगे दिया गया है कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव को उपयोग करके अनेक उपयोगी उपकरण बनाए गए हैं, जैसे कि प्रेस हो गया, विद्युत अंगीठी हो गया, पानी गर्म करने की केतली, कमरा गर्म करने का हीटर, टोस्टर, ओवन, बल्ब, ये सभी उपकरण इससे बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ये अगला जो प्रश्न पूछा गया है काफ़ी सिंपल है, सिंपल तरीके से आप लोगों को लिखना होगा, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2016 में, 2021 में और 2023 में 3 बार पूछा जा चुका है। प्रश्न है कि सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना होगा कि जो मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन कर लेते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबक के कोई 2 उपयोग दीजिए। यहाँ पर होगा लिखिए, यहाँ पर चुंबक के कोई भी 2 उपयोग आपको लिखना है। 2022 के प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो पहला उपयोग लिख सकते हैं कि लोहे के कारखाने में, जो लोहे के कारखाने होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े लोहे के टुकड़ों को उठाने के लिए चुंबक युक्त क्रेनों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा उपयोग लिख सकते हैं कि विद्युत मोटर में इनका उपयोग विद्युत यंत्रों जैसे कि पंखा, कपड़ा धोने वाली मशीन आदि में इनका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आकाशीय बिजली गिरने पर
पहले चमक दिखाई देती है, फिर गरज सुनाई देती है, ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में आपको लिखना होगा, 2022 का ये प्रश्न है। तो इसमें लिख सकते हैं क्योंकि बिजली की चमक की गति जो होती है ज़्यादा होती है और गरज की गति जो होती है कम होती है, इसलिए पहले चमक दिखाई देती है, फिर गरज सुनाई देती है। जैसे आकाश में रॉकेट छोड़ने पर पहले रॉकेट दिखाई देता है, फिर उसकी आवाज़ सुनाई देती है। तो इसमें पूरा जो रोल है, ये जो रोल है ये गति का है। इसके माध्यम से इसको डिफाइन करने का जो है प्रयास किया गया है। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ करके इसका आंसर अपने तरीके से लिख सकते हैं। बस यहाँ पर सबसे जो ध्यान देने वाली बात है कि किस पर फोकस किया गया है, तो मेन यहाँ पर गति पर फोकस किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के किन्हीं अवशेषी अंगों के नाम लिखिए। तो इसके बारे में पीछे बता दिया गया है, 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया है। तो पूंछ हो जाएगा, निमेषक यहाँ पर निमेषक होगा, निमेषक पटल हो जाएगा। कर्ण पल्लव की मांसपेशियां, यहाँ पर जैसे कि पीछे अभी कान की मांसपेशियों के बारे में बताया गया था, तो वही यहाँ पर दिया गया है कि कर्ण पल्लव की पेशियां, और अपेंडिक्स हो जाएगा। अगले दाढ़ भी इसमें आप लोग ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य जाल को समझाइए। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2022 में 1 नंबर में पूछा गया था, लेकिन अधिकांशतः खाद्य जाल या खाद्य श्रृंखला से जो प्रश्न पूछा जाता है वो 2 नंबर में, यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पे खाद्य जाल के बारे में दिया गया है कि किसी भी पारितंत्र में विद्यमान खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतःक्रिया से जो जटिल जाल बनता है यही खाद्य जाल होता है। जैसे कि यहाँ पर उत्पादक के रूप में घास को दिखाया गया है। घास को टिड्डा खाता है तो ये प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। टिड्डा को गिरगिट या छिपकली खाते हैं तो द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएंगे, और इन्हें छिपकली को बाज खाता है तो ये तृतीयक उपभोक्ता हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप लोग उदाहरण दे करके इसे बना देंगे तो आप लोगों को पूरा नंबर मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, किसी जो है यहाँ पर दिया गया है कि किसी बालक के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट है तथा उसमें जो है क्या क्या इसमें सीरीज में क्या लिखा रहता है, यहाँ पे बालक लिखा हुआ है, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। इसमें हो जाएगा कि किसी चालक के, ये जो पवन सीरीज कोई भी सीरीज होता है ना, इसमें सीरीज में बहुत सारी गलतियाँ दी होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी गलती हो गई है। कोई नहीं, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए। किसी यहाँ पर चालक हो जाएगा, किसी चालक के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट है तथा उसमें जो है 2 एम्पियर की धारा जो है, ये भी नहीं काम कर रहा है इसमें। चलिए यहाँ पर देखते हैं फिर से कि किसी जो है चालक के सिरों का विभवांतर 8 वोल्ट है तथा उसमें 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चालक का प्रतिरोध आप लोग यहाँ पर V बराबर IR के फॉर्मूले से निकालेंगे, जिसमें जो है अगर V की बात करें यानी कि विभवांतर को V से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है, 8 वोल्ट इसका मान हो जाएगा। और I की बात करें तो इसमें धारा को दिखाने का प्रयास किया गया है, I धारा से जो धारा होती है उसको I से प्रदर्शित किया गया है, तो इसका मान 2 एम्पियर दिया गया है। उसके बाद अगर R की बात करें तो ये प्रतिरोध है जिसे ज्ञात करना है यहाँ पर। तो इस फार्मूले से अगर आप लोग रखेंगे यहाँ पर मान, तो इसका मान R का मान जो है 4 आ जाएगा। ये इसका जो है मात्रक दिया गया है यहाँ पर ओम को इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये आप लोगों को अच्छे तरीके से अगर इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोगों को इस तरीके से 2 से 3 स्टेप में सिंपल तरीके से कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, धातु कर्म किसे कहते हैं? धातु कर्म के विभिन्न चरणों के आपको यहाँ पर नाम लिखना है, 2022 का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको धातु कर्म के बारे में लिखना होगा कि अयस्क से अशुद्धि को दूर करके जो है धातु को निकालने तथा शुद्ध करने का जो प्रक्रम होता है वही धातु क्रम कहलाता है। यानी कि जो अयस्क होता है उससे अशुद्धि को हटा देते हैं, या फिर जो है धातु को निकालने पर या शुद्ध करने का जो भी प्रोसेस होता है उसे ही धातु क्रम कहते हैं। और यहाँ पर धातु कर्म के विभिन्न चरणों की बात की गई है। तो पहला चरण है सांद्रता, दूसरा निस्तापन, तीसरा भर्जन, चौथा प्रगलन और लास्ट है धातु का शोधन। तो ये आप लोगों को धातु कर्म के चरण याद रखना है।
नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, आवर्त सारणी के दुर्लभ मृदा तत्वों जिनको लैंथेनाइड्स के नाम से जानते हैं, इनके जो है परमाणु क्रमांक लिखना है और आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ पर रखा गया है ये भी आपको बताना है। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि परमाणु क्रमांक की अगर यहाँ पर बात करें तो 57 से लेकर के 71 यानी कि 71 तक जो है इनका जो तत्व का क्रम है ये दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं इन्हें। और यहाँ पर अगर क्वेश्चन आप लोगों से घुमाया जाए कि जैसे कि दुर्लभ मृदा तत्व न दे करके केवल लैंथेनाइड्स की बात की जाए या फिर केवल दुर्लभ मृदा तत्व या लैंथेनाइड के परमाणु क्रमांक आप लोगों से पूछा जाएगा, तो आपको सिंपल तरीके से इसका जो परमाणु क्रमांक 57 से लेकर के 71 तक के तत्व को दुर्लभ मृदा तत्व कहते हैं, ये पॉइंट आपको नोट करना है। और इसमें आगे पूछा गया है कि आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है, तो इसमें दिया गया है कि इन्हें मुख्य आवर्त सारणी से बाहर नीचे रखा गया है। जैसे मान लीजिए ये आवर्त सारणी बनी हुई है, तो इसमें जो नीचे जो सारणी बनी होती है उसमें एक जो रो एक लाइन होती है वो लैंथेनाइड यानी कि दुर्लभ मृदा तत्वों की लाइन होती है। तो इसमें दिया गया है कि इन्हें मुख्य आवर्त सारणी से बाहर नीचे की तरफ रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है। यहाँ से क्वेश्चन 2021 के स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि एड्स विषाणु HIV के कारण जो शरीर को बाहरी संक्रमणों से बचाने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें T4 लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं बोलते हैं, इनकी कमी हो जाती है। तो आपको सिंपल तरीके से लिखना होगा कि जो एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से लिम्फोसाइट्स T4 कोशिकाओं की कमी हो जाती है। ये आपको एक लाइन में सिर्फ इसका उत्तर लिखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, रक्त जमने में फाइब्रिनोजन की क्या भूमिका है, लिखिए। क्वेश्चन 2021 का है। तो यहाँ पर ब्लड क्लॉट होने में या फिर रक्त जमने में फाइब्रिनोजन की भूमिका के बारे में आपको लिखना है। इसमें दिया गया है कि प्लाज्मा में उपस्थित फाइब्रिनोजन नामक जो निष्क्रिय प्रोटीन होती है फाइब्रिन में बदल जाती है, जो रेशे की भांति होती है। अनेक फाइब्रिन के रेशे चोट या क्षतिग्रस्त स्थान के ऊपर जाल के रूप में जम जाते हैं। इन रेशों में रक्त कणिकाएं जैसे कि RBC और WBC जो होती हैं ये उलझ जाती हैं और क्षतिग्रस्त जो लाल थक्का होता है वो जम जाता है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो जो इसमें ब्लड को जमने में जैसे कहीं पर चोट लग जाती है तो थोड़ी देर बाद जो है रक्त बहना बंद हो जाता है। तो कैसे बंद होता है, उसमें फाइब्रिनोजन की क्या भूमिका है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है, जो आप लोगों को पढ़ करके एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है, इसके बारे में लिखना है। और यहाँ पर सांद्रण की सामान्य 2 विधियाँ क्या हैं, इसके नाम लिखना है। शायद ये क्वेश्चन 2021 में 2 नंबर में पूछा गया था। तो इसमें आपको लिखना है कि अयस्क का सांद्रण जो है अयस्क का प्राथमिक उपचार होता है। इसमें अशुद्धियों, मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि को अलग किया जाता है। इसकी कुछ विधियां हैं, जैसे कि पहली हो जाएगी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी चुंबकीय पृथक्करण विधि और यहाँ पर तीसरी हो जाएगी फेन प्लवन विधि। ये 3 विधियों के नाम आप आसानी से, यहाँ पर वैसे 2 विधि पूछी गई हैं तो कोई भी इनमें से 2 आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2021 में लास्ट पूछा गया था कि विद्युत धारा की परिभाषा लिखिए और इसका मात्रक बताइए। क्वेश्चन अभी पीछे करा दिया गया है। यहाँ आप लोग लिख सकते हैं कि विद्युत आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इसका जो मात्रक हो जाएगा ये एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, एड्स रोग किस विषाणु के द्वारा होता है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था और पीछे इसके बारे में बताया गया है कि जो एड्स रोग होता है HIV वायरस के द्वारा होता है। इसमें दिया गया है यह रोग HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस द्वारा होता है। इस रोग का विषाणु शरीर में जो रक्षक यानी कि श्वेत रुधिर कणिकाएं यानी कि WBC की बात की गई है एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। धीरे धीरे प्रभावित कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं और रोगी जो होता है अनेक बीमारियों से घिर जाता है और अंत में मृत्यु तक भी हो जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर समजात अंग से संबंधित है कि समजात अंग किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। 2020 का प्रश्न है।
तो इसमें समजात अंग के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि समजात अंग वे अंग होते हैं जो उत्पत्ति एवं संरचना में समान होते हैं लेकिन कार्य में भिन्न होते हैं, जैसे कि चमगादड़ के पंख और मनुष्य के यहाँ पर हाथ हो जाएगा। जो हर बार सीरीज होती थी उसमें जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कुछ का आंसर गलत दिया होता था, लेकिन इस बार की जो सीरीज है ना, इसमें जो अति लघुत्तरी प्रश्न है उसमें जो है चालक को बालक लिख दिया गया है और हाथ को यहाँ पर साथ लिख दिया गया है। बहुत इस तरीके की छोटी छोटी मिस्टेक बहुत दी गई हैं, तो इसको भी आप लोग करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य के हाथ। तो इस तरीके से आप लोग समजात अंग का एग्जाम्पल दे सकते हैं। सबसे पहले आपको बताना होगा समजात अंग के बारे में। तो जो उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं, कार्य में भिन्न होते हैं, ये आपको लिखना है। और इसका जस्ट अपोजिट जो हो जाएगा वो समरूपता के बारे में हो जाएगा, जिसके बारे में शायद आपने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा। एग्जाम्पल आप लोगों को इसमें ज़रूर देना है। चमगादड़ के पंख हो जाएंगे जो उड़ने के लिए होते हैं, और मनुष्य का हाथ जो हो जाएगा वस्तुओं को पकड़ने के लिए। यहाँ पर ये जो है इनकी उत्पत्ति और संरचना सामान्य होती है, लेकिन जो कार्य होता है वो भिन्न होता है। कैसे भिन्न होता है? जैसे चमगादड़ के पंख हैं, ये उड़ने में काम आते हैं, और मनुष्य का हाथ वस्तुओं को पकड़ने के लिए। दोनों की उत्पत्ति और संरचना समान है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने इसी के बारे में पीछे आपको बताया था। 2025 और 2020 में दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी जो परिपथ में 5 एम्पेयर की धारा 1 घंटे के लिए प्रवाहित की जाती है, तो आवेश की मात्रा बताना है। तो इसमें जो है Q बराबर IT के फॉर्मूले में आपको रख करके इस तरीके से जो 1 घंटे दिया गया है, इसको पहले 60 सेकंड के अकॉर्डिंग आपको वो करना होगा। उसके बाद जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 18,000 यहाँ पे कूलाम आप लोग लिख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें जो है प्राथमिक उपचार से संबंधित है क्वेश्चन कि प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं, 2020 का प्रश्न है। इसमें लिख सकते हैं कि आपातकालीन स्थिति में डॉक्टर के आने से पहले तक जो प्रारंभिक सहायता दी जाती है उसे ही प्राथमिक उपचार कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अयस्क किसे कहते हैं। तो इसमें दिया गया है कि ऐसे खनिज जिनसे जो है धातु का निष्कर्षण अधिक मात्रा में सरलता से एवं कम लागत में हो उसे अयस्क कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, एड्स के लक्षण बताइए। ये जो क्वेश्चन है 2019 के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, और ये जो एड्स से संबंधित टॉपिक आप लोगों के इसमें जो सिलेबस में दिया गया है विज्ञान विषय में, बहुत सारे डिसीज के बारे में दिया गया है, लेकिन आप लोगों को जैसे कि एड्स है, हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, इन सभी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको एड्स के लक्षण बताना है। तो जैसे कि इसमें दिया गया है कि एड्स रोगी के निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं। पहला हो जाएगा भूख न लगना, दूसरा शरीर के वजन में कमी, ज्वर, तो त्वचा पर जो है ददोरियाँ पड़ जाती हैं, दाने टाइप हो जाते हैं, और थकावट होती है, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी, यानी कि इम्यून सिस्टम या फिर प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो जो है कम हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, और इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को निमोनिया तथा त्वचा कैंसर इसमें अधिक होने का चांस रहता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है, 2018 का प्रश्न है। तो खनिज के बारे में आपको पहले लिखना होगा कि खनिज ऐसे भौतिक पदार्थ हैं जो खान से खोदकर निकाले जाते हैं, जैसे कि लोहा, अभ्रक, कोयला, बॉक्साइट, जस्ता, चूना, पत्थर इत्यादि। नेक्स्ट है अयस्क के बारे में, इसी में लिखना होगा कि उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई धातु आदि जो है महत्वपूर्ण तत्व हो, धातु हो या फिर और कोई जो है महत्वपूर्ण तत्व हो। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इसका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व इससे प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, यदि पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो जाएं तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको 3 से 4 लाइन लिखना होगा। तो इसमें दिया गया है कि यदि पृथ्वी के सभी पौधे समाप्त कर दिए जाए तो खाद्य श्रृंखला के सभी पोषी स्तरों के जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो यदि जो है किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा, क्योंकि सभी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, और पेड़ पौधे सभी के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इनकी क्या महत्व है इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं।
तो इसमें दिया गया है कि यदि किसी एक स्तर को नष्ट कर दिया जाए तो पूरी खाद्य श्रृंखला पर असर पड़ेगा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है। जब ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा तो कुछ भी यहाँ पर जो है पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन है विद्युत धारा के बारे में, इसके मात्रक के बारे में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को या फिर मात्रा को जो है इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये फिर से 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है 25 मिनट की क्लास में। इसमें मानव में पाए जाने वाले अवशेषीय अंगों के नाम लिखना है। 2018 का प्रश्न, यहाँ पर 4 नाम पूछे गए हैं, तो वही नाम आपको लिखना है। अपेंडिक्स हो गया, साइरस हो गया, पूंछ की हड्डी हो गई, कान की मांसपेशी हो गई, नरों में निपल्स हो गए। ये सारे आप लोगों को अक्ल दाढ़ वगैरह ये सभी पॉइंट आपको याद करके 3 से 4 जितने पूछे जाएं उतने आपको लिख देना है। नेक्स्ट प्रश्न है खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, 2017 का क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि खाद्य श्रृंखला जब सीधी न होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार का जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, तो एक जाल बन जाता है। इसे ही खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर सुचालक और कुचालक से संबंधित है। ये क्वेश्चन 2017 में और 2018 में लगातार पूछा गया है कि विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम लिखना है। तो विद्युत के अगर सुचालक की बात करें तो यहाँ पर सोना, चांदी, तांबा और एल्यूमिनियम आ जाएगा। और अगर कुचालक की बात करें तो रबड़, प्लास्टिक, लकड़ी यानी कि सूखी लकड़ी, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है। क्वेश्चन 2017 का है। इसमें दिया गया है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर हो जाएगा छिछले हुए जस्ते में डुबो देते हैं या फिर डुबा देते हैं। यहाँ पर पिछले नहीं होगा, यहाँ छिछले हो जाएगा, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की पतली परत जम जाती है। इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए जो प्रयुक्त लोहे की चादरें होती हैं या बाल्टियों और ड्रमों को संरक्षण से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। यानी कि जो भी लोहे की वस्तुएं होती हैं उनको जंग से बचाने के लिए ये जो गैल्वेनीकरण की प्रोसेस होती है इसको किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है विद्युत ऋणात्मकता को परिभाषित कीजिए, 2017 का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया गया है कि किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण है। ये जो विद्युत ऋणात्मकता होती है ये किसी भी परमाणु का एक रासायनिक गुण है जो दर्शाता है कि वह परमाणु किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है। ये जो विद्युत ऋणात्मकता है इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो जो हेपेटाइटिस बी विषाणु है इसके कारण जो है इस विषाणु के कारण होने वाला लीवर का एक गंभीर संक्रमण रोग होता है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। और इसमें आपको आंसर किस तरीके से लिखना है तो सिंपल लिख देना है। यहाँ पर पूछा गया है कि हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आपको सिंपल लिखना है कि यह जो है लीवर को प्रभावित करता है और लीवर में जो है एक गंभीर संक्रमण रोग उत्पन्न करता है, ये आपको लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिष्ट धारा किसे कहते हैं, 2016 का क्वेश्चन है। तो इसमें लिख सकते हैं कि जिस धारा की दिशा और माप में परिवर्तन नहीं होता उसे दिष्ट धारा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ दिया गया है अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं, 2016 के सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर इसका उत्तर दिया गया है जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा हो। नेक्स्ट प्रश्न है एड्स का पूरा नाम लिखना है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एड्स का पूरा नाम, HIV का पूरा नाम, ये दोनों के फुल फॉर्म आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है चुंबकीय बल रेखाओं की 2 विशेषताएं लिखना है। तो अगर चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता हो जाएगी कि ये समांतर बल रेखाएं हैं और दूसरी विशेषता हो जाएगी ये N2S रहती हैं। N मीन होगा नॉर्थ और S मीन होगा साउथ।
तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो है जाती हैं। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है? 2016 का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। और हाँ, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सभी लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी आप लोगों को क्लास प्रोवाइड की जाए तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास किसे कहते हैं? तो इसकी डिफिनीसन आप लोग याद कर लीजिए, जैव विकास किसे कहते हैं, क्योंकि ये पहला टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जैव विकास में लिख सकते हैं कि कालांतर में जीवों की रचना तथा कार्य प्रणाली में क्रमिक परिवर्तनों द्वारा जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहते हैं। नेक्स्ट है कि क्या जैव विकास का होना प्रमाणित है? अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग लिख देना इसमें कि जैव विकास की प्रामाणिकता के संदर्भ में 2 वैज्ञानिक, जिनमें से लैमार्क और डार्विन थे, इनका नाम बहुचर्चित है। वर्ष 1744 में फ्रांस वैज्ञानिक लैमार्क के विचारों को लैमार्कवाद के नाम से जाना जाता है। 1 नंबर में ये पूछा जाएगा तो आपको बस इतना ही लिखना है, पूरा लैमार्कवाद डार्विनवाद के बारे में नहीं लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक चयनवाद क्या है? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जीवों की संततियां वातावरण में उपलब्ध भोजन, आवास एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करती रहती हैं। इस संघर्ष में वातावरणीय दशाओं के अनुसार उपयोगी जीव का चयन करती हैं। इसे ही प्राकृतिक चयनवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास की पुष्टि में जीवों की संरचनात्मक समानताएं कौन सी हैं? तो इसमें 2 लिख सकते हैं, पहली समरूप या समवृत्ति रचनाएं, दूसरी समजात रचनाएं। यहाँ पर आप लोगों से समरूप और समजात से संबंधित इन दोनों में अंतर 2 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाश्म विज्ञान क्या है? तो इसमें आपको जीवाश्म के बारे में बताना होगा। ऐसे जीव जो लाखों हजारों वर्ष पहले जीवित थे परंतु अब नहीं हैं, उनके अवशेष चट्टानों में दबे मिलते हैं। ऐसे जीवाश्म का अध्ययन ही जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? यहाँ से क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में 2 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें पूछा गया है पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि हमारा पारिस्थितिक तंत्र विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एवं पेड़ पौधे से मिलकर बना है। संपूर्ण पृथ्वी एक पारिस्थितिक तंत्र है। इसके अंतर्गत सभी जीव अपनी खाद्य प्राप्ति के लिए मूल उत्पादक तथा पौधों पर निर्भर हैं। ये आप लोग पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के आधार बताइए। तो यहाँ पर जैविक घटक और अजैविक घटक के बारे में इसके एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। अजैविक घटक में दिया गया है कार्बनिक और जलवायु, और जैविक घटक में उत्पाद हरे पौधे, उपभोक्ता और अपघटक तथा अपरद भोजी के बारे में यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, रिपीटेड है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं कि जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो, उन्हें जो है आहार या खाद्य श्रृंखला उन्हें कहते हैं या कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक सरल खाद्य श्रृंखला के स्तर बताइए। तो एक सरल खाद्य श्रृंखला के 3 स्तर हैं। पहला हो जाएगा उत्पादक, दूसरा प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, खाद्य जाल से क्या आशय है? तो इसमें लिख सकते हैं कि कोई भी जीव एक से अधिक पोषक स्तरों से तथा अन्य श्रृंखलाओं से अपना भोजन तथा ऊर्जा प्राप्त करता हो, ऐसे पारितंत्र को खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? तो इसमें लिख सकते हैं कि पारिस्थितिक पिरामिड से हमारा आशय खाद्य कड़ी के प्रारंभिक स्तर पर जीवों की संख्या अधिक रहती है और कड़ी के अंत तक पहुँचते पहुँचते उपभोक्ताओं की संख्या भी जो है कम हो जाती है। ये जो है आप लोग पारिस्थितिक पिरामिड के बारे में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। तो इससे पहला जो है लिख सकते हैं यहाँ पर बैप्टिस्ट हो जाएगा, जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क हो जाएगा। सीधे आप लोग लैमार्क भी लिख सकते हैं, ये इनका पूरा नाम दिया गया है। दूसरा चार्ल्स डार्विन और तीसरा ह्यूगो डी व्रीज। ये 3 वैज्ञानिक हैं। तो अगर आप लोगों से जैव विकास से संबंधित 3 वैज्ञानिक पूछे जाएँ तो आप लोग लैमार्क, डार्विन और ह्यूगो डी व्रीज, ये 3 वैज्ञानिकों के नाम आप लोग वहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, जैव विकास के प्रमाण क्या हैं? तो इसमें पहला प्रमाण लिख सकते हैं कि जीवों जैसे कि पौधे और जंतु, इनकी तुलनात्मक शरीर रचना। दूसरा शरीर क्रिया विज्ञान। तीसरा आनुवांशिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास किसे कहते हैं? इसके बारे में पीछे बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन नव डार्विनवाद से संबंधित है कि नव डार्विनवाद क्या है? तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति पुरानी जातियों के जीन्स में परिवर्तन के कारण होती है। जो नई जातियों की उत्पत्ति है ये पुरानी जातियों के जीन्स में जो भी परिवर्तन होते हैं उनके कारण होती है। इसमें जो पुरानी जाति से नई जाति के विकास में कई कारक कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है कि किस सिद्धांत के कारण ह्यूगो डी व्रीज का नाम प्रसिद्ध है? तो अगर ह्यूगो डी व्रीज के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करने के कारण ह्यूगो डी व्रीज का नाम प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, उत्परिवर्तनवाद के बारे में अगर बात की जाए तो ह्यूगो डी व्रीज का ये जो है सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैमार्कवाद का प्रमुख उदाहरण किस जंतु के ऊपर है? तो ये जो है जिराफ के ऊपर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, उत्परिवर्तनवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसमें दिया गया है कि हॉलैंड के वनस्पति वैज्ञानिक ह्यूगो डी व्रीज ने इवनिंग प्रिमरोज के पौधों की अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करते समय देखा कि इन पौधे में कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो जनक पौधों से काफ़ी भिन्न होते हैं, इतने भिन्न कि इन्हें एक नई जाति के रूप में देखा जा सकता है। लंबी अवधि होती है, तो इसमें दिया गया है कि लंबी अवधि तक इस प्रकार के अध्ययन के बाद डी व्रीज ने सन 1901 में उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, डार्विनवाद और नव उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विनवाद को चार्ल्स डार्विन ने और नव डार्विनवाद को यहाँ पर जूलियन हक्सले ने प्रतिपादित किया। यहाँ पर आपको हक्सले केवल नाम याद रखना है। डार्विनवाद की बात करें तो चार्ल्स डार्विन और नव डार्विनवाद की बात करें तो हक्सले वैज्ञानिक आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए। यहाँ पर जो है पहला टॉपिक आप लोगों का जो साइंस में है जैव विकास है। जैव विकास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उनको कंप्लीट कराया गया है। उसके बाद सीरीज में ऐसे दिया होता है सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो जैव विकास से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे सारे क्वेश्चन अभी तक, ये उसका लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद खनिज वाला टॉपिक शुरू होगा तो उसके भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए या फिर जो पूछे जा सकते हैं, इस तरीके से सीरीज पढ़ने के लिए ये बेहतर ऑप्शन होता है। तो इसमें पूछा गया है कि डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत कीजिए। तो इसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं कि डार्विन ने अवशेषी अंगों की उपस्थिति पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। और दूसरे लिख सकते हैं आलोचना के रूप में कि डार्विनवाद ने विभिन्नताओं की उत्पत्ति तथा कारणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तीसरा पॉइंट है, समस्या इस बात की थी कि जिनकी वंशागति होती है वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में किस प्रकार पहुंचती है। इस तरीके से जो है डार्विनवाद की आलोचना को दृष्टिगत किया गया है। यहाँ पर अगर आलोचना डार्विनवाद की पूछ रहे 2 से 3 पॉइंट में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर खनिज से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि खनिज क्या है। तो इसमें लिख सकते हैं कि भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिकों को खनिज कहते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि प्राकृतिक रूप से वो पाए जाते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? तो खनिज पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में और समुद्र में पाए जाते हैं। और आप लोगों में से जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली क्लासेस नहीं की हैं
तो सभी सब्जेक्ट की एक-एक क्लास में सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए गए हैं। उसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। सभी लोग उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट आप लोग सीरीज़ से पढ़ेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका उत्तर जो है गलत दिया गया है, तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। अगर वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे तब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी। तो अच्छे तरीके से इसी चैनल से या फिर जहाँ से आप लोगों को समझ आए अच्छे तरीके से, वहाँ से आप लोग कहीं से भी एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सभी को अच्छे तरीके से देख लीजिए, ताकि उसमें जो भी मिस्टेक हो उनको आप लोग करेक्ट करके फिर अच्छे तरीके से बार-बार मल्टीपल रिवीजन आप लोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्न धातुओं के अयस्क का नामोल्लेख करना है। यहाँ पर धातुएं दी गई हैं, लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम और कैल्शियम। इनके अयस्क का नाम आपको बताना है। तो लोहा की अगर बात करें तो इसके अयस्क का नाम हेमेटाइट हो जाएगा। तांबे के अयस्क का नाम कॉपर पायराइट हो जाएगा। सोना का ये मुक्त अवस्था में होगा। एल्यूमिनियम का बॉक्साइट हो जाएगा और कैल्शियम का चूना पत्थर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न अधात्विक खनिजों के प्राप्ति स्थान का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर अभ्रक, बहुमूल्य पत्थर, पेट्रोलियम और कोयला दिए गए हैं अधात्विक खनिज। इनके प्राप्ति स्थान बताना है। तो अगर अभ्रक की बात करें तो बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु और राजस्थान में, और बहुमूल्य पत्थर तो राजस्थान हो जाएगा इसका प्राप्ति स्थान। और पेट्रोलियम की बात करें तो गुजरात, असम, अरब सागर के तटीय क्षेत्र, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियों के मुहाने। और कोयला की बात करें तो पश्चिम बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। ये सभी भारत के परिप्रेक्ष्य से यहाँ पर इनके प्राप्ति स्थान अधात्विक खनिज के दिए गए हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अयस्क से धातु का निष्कर्षण, इसकी विधियां आपको लिखना है। तो अयस्क से धातु के निष्कर्षण की विधियां लिखिए। तो यहाँ पर पहली हो जाएगी गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, दूसरी चुंबकीय पृथक्करण विधि और तीसरी हो जाएगी फेन प्लवन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं। तो एक बड़े टैंक में शोधित किए जाने वाले धातु के लवण का विलयन लेते हैं, इसे ही विद्युत अपघट्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्यता क्या है। तो धातुओं को खींचकर तार बनाया जा सकता है। धातुओं को तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को ही तन्यता कहते हैं। ये धातु के गुण में आप लोग इसमें तन्यता वाला पॉइंट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालकता। चालकता क्या है, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें लिख सकते हैं कि सभी धातुएं विद्युत के सुचालक हैं, क्योंकि इनमें विद्युत प्रवाह जो है संभव है, यही इसकी चालकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर विद्युत वाहक बल की बात करें तो इसमें दिया गया है कि एक विद्युत सेल के संपूर्ण परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होने के लिए सेल में जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमीटर क्या है। तो इसमें दिया गया है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के माप के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे एमीटर कहते हैं, या फिर वो एमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। तो इसमें दिया गया है कि चालक के सिरों के बीच विभवांतर को ज्ञात करने या विभवांतर के मापन के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं कि विद्युत वाहक बल, एमीटर, वोल्ट मीटर, इन सभी की डिफिनीशन आप लोगों के एग्जाम में एक एक नंबर में पूछी जाती है। तो इनको आप लोग एक बार अगर अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो आप लोग एग्जाम में लिख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक के ध्रुवों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, इसका आपको कारण यहाँ पर बताना है। डायरेक्ट भी आप लोग लिख सकते हैं या फिर पॉइंट में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट में दिया गया है, पहला पॉइंट है कि चुंबक में सदैव उत्तर व दक्षिण पाए जाते हैं, और यानी कि नॉर्थ और साउथ। नेक्स्ट पॉइंट है, चुंबक में अकेला स्वतंत्र ध्रुव का होना संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी चुंबक के 2 उत्तरी व 2 दक्षिणी ध्रुव नहीं हो सकते हैं, केवल एक दक्षिणी ध्रुव होता है और एक उत्तरी ध्रुव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के 2 उपयोग। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत चुंबक के उपयोग बताइए। तो यहाँ पर कई सारे 4 पॉइंट दिए गए हैं। इसको पहले इसमें दिया गया है कि टेलीग्राफ एवं टेलीफोन यंत्रों में उपयोग। दूसरा है विद्युत मोटर, जिसका उपयोग पंखा एवं कपड़ा धोने की मशीन में यानी कि वॉशिंग मशीन में होता है। नेक्स्ट है विद्युत घंटी या लाउड स्पीकर में।
और विद्युत चुंबक का जो उपयोग होता है कारखानों में भारी स्टील के टुकड़ों को इधर से उधर लाने ले जाने में भी विद्युत चुंबक का उपयोग इसमें जो है होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दो आवेशित वस्तुओं में कब आकर्षण और कब प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर दिया गया है विजातीय यानी कि विपरीत प्रकार की आवेशित वस्तुओं के बीच आकर्षण बल और सजातीय यानी कि जो एक प्रकार की यानी कि एक समान होती हैं उनमें आवेशित वस्तुओं के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, आवेश का मात्रक क्या है, एकांक आवेश किसे कहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रश्न पूछ लिए गए हैं। तो अगर यहाँ पर आवेश के मात्रक की बात करें तो कूलाम हो जाएगा। आवेश का मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। और फिर आगे यहाँ पर एकांक आवेश के बारे में दिया गया है कि यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश वायु या निर्वात में यहाँ पर निर्वात हो जाएगा, वायु या निर्वात में एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी स्थित होने पर परस्पर 1 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल आरोपित करें तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिया गया है इसमें 3 पॉइंट दिए गए हैं जिनका आपको अच्छे तरीके से कारण बताना होगा। पहला यहाँ पर पॉइंट है क्वेश्चन के रूप में कि प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ते हैं, तो इसका जो है कारण आपको बताना है क्या होता है। तो इसका उत्तर सबसे पहले पॉइंट का उत्तर देखेंगे कि प्लास्टिक के कंघे को ऊनी कपड़े से रगड़ने पर कंघा जो होता है ऋण आवेशित हो जाता है। इस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ऊन से कंघे में हो जाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पर दिया गया है कि फला लेन से रगड़ी हुई एबोनाइट की दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण दिया गया है कि फला लेन से रगड़ी गई एबोनाइट की दोनों छड़ों पर एक ही प्रकार का यानी कि ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, अतः दोनों छड़ें एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। और जो तीसरे पॉइंट में दिया गया था कि एक दूसरे से रगड़ी हुई दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, इसका आपको कारण बताना है। तो इसमें दिया गया है कि जब दो वस्तुओं को रगड़ा जाता है तो दोनों ही वस्तुएं समान रूप से विपरीत प्रकार के आवेशों से आवेशित हो जाती हैं, इसलिए दोनों वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा के कितने प्रकार होते हैं। तो 2 प्रकार होते हैं, एक हो जाएगा दिष्ट धारा, दूसरा हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दंड चुम्बक का आकार कैसा होता है। तो दंड चुम्बक का आकार आयताकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाल चुंबक का आकार कैसा होता है। तो ये जो है अंग्रेजी के अक्षर यू के समान होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की तीव्रता किस समय 1 एम्पीयर होती है। तो यहाँ पर दिया गया है कि किसी परिपथ में जब कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित होता है तब उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा की तीव्रता 1 एम्पीयर होती है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, लाल रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य हैं, यानी कि यहाँ पर आरबीसी के कार्य पूछे गए हैं, रेड ब्लड सेल। तो इसमें लिख सकते हैं कि रक्त की लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रक्त कणिकाएं या फिर जो आरबीसी होती हैं ये ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड से बंध बनाकर उनका परिवहन करती हैं। नेक्स्ट है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के क्या कार्य हैं, यानी कि यहाँ पर डब्ल्यूबीसी के कार्य पूछे गए हैं। तो इसमें दिया गया है कि ये कणिकाएं प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, शरीर में अशक्त या टूटी हुई कोशिकाओं का भक्षण करके रुधिर की सफाई करती हैं। मेन ये इम्यूनिटी को जो है बढ़ाती हैं, इम्यूनिटी का कार्य करती हैं, इम्यून सिस्टम को जो है स्ट्रॉन्ग करने का काम करती है। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स, यानी कि रुधिर प्लेटलेट्स से जो है क्या कार्य है, इसके कार्य आपको बताना है। तो रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती हैं और चोट लगने पर रक्त के बहाव को भी नियंत्रित करती हैं। देखिए, अगर यहाँ पर हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो उसके लिए प्लेटलेट्स हो जाएगा और प्रोटीन में फाइब्रिनोजन प्रोटीन हो जाएगी, और अगर विटामिन की बात करें तो विटामिन के हो जाएगा। ये 3-4 पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर प्लाज्मा किसे कहते हैं। तो रुधिर प्लाज्मा की बात करें तो ये जो है हल्का पीला चिपचिपा तथा पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। यह रुधिर का लगभग 50 से 60% भाग होता है। जो रुधिर होता है उसका 50 से 60% भाग प्लाज्मा होता है।
सामान्य रूप से इनमें जो ये जो 50-60% भाग प्लाज्मा का होता है, इसमें 90% तक तो इसमें जल होता है और 10% कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ इसके अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो इसमें लिखा गया है कि रक्त को आधुनिक उपकरण या विधियों द्वारा 4.5 डिग्री सेल्सियस यानी कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कांच या प्लास्टिक की वायु रुद्ध बोतलों में जो है सुरक्षित रखा जाता है, अर्थात वह स्थान जहां विभिन्न वर्गों के रुधिर को रखा जाता है रुधिर बैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब यानी कि बीपी के बारे में बात की जाएगी। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, रक्तदाब किसे कहते हैं? बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर। तो इसमें दिया गया है कि हृदय द्वारा रक्त निश्चित लय या क्रम में पंप किया जाता है। हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है और शिथिलन के समय कम होता है। स्वस्थ मनुष्य का दाब या बीपी जो होता है 120 अपान जो है 80 mmHg होता है। इसे दाबांतर मापी द्वारा मापा जाता है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और ये जो 120/80 mmHg है, ये भी आपको याद रखना है कि स्वस्थ मनुष्य का जो दाब या फिर ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रक्त की संरचना बताइए। तो रक्त की संरचना दो तत्वों से सम्मिलित होती है, या फिर इसमें 2 तत्व सम्मिलित होते हैं, कौन कौन से? तो एक तो हो जाएगा रुधिर कणिकाएं या फिर रक्त कणिकाएं, जिसमें से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से 3 कणिकाएं आ जाती हैं। और दूसरा रुधिर प्लाज्मा हो जाएगा। प्लाज्मा के बारे में भी आपको बताया गया है, उसमें जो 90% जल होता है, 10% उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक रूप से पदार्थ शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रक्त वर्ग की जानकारी करने के कोई 2 लाभ बताना है आपको यहाँ पर। तो इसमें पहला लिख सकते हैं कि मरीज को यदि गलत वर्ग का ब्लड दे दिया जाएगा तो उसके रक्त में अभिश्लेषण क्रिया होने से मृत्यु हो जाएगी। देखिए, अगर ब्लड ग्रुप की जांच हो जाती है, यानी कि उसकी जो जानकारी होती है, अगर वो हो जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग किसी दूसरे व्यक्ति का ब्लड चढ़ाया जाता है। अगर किसी दूसरे व्यक्ति का अगर ब्लड चढ़ाएंगे और वो वर्ग जो है मैच नहीं करेगा, तो उससे व्यक्ति की डेथ तक हो जाती है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि चिकित्सा कानून के मुकदमों में न्यायालयों को बहुत सहायता मिलती है और इसकी सहायता से पैतृक झगड़े आसानी से निपटाए जा सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट जो दिया गया है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शरीर में रुधिर का महत्व बताइए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि समस्त कशेरुकी प्राणियों के शरीर में चलने वाली जैविक क्रियाओं के नियमन में रुधिर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। रुधिर शरीर की प्रत्येक कोशिका को तरह तरह के पदार्थ घुलित अवस्था में पहुंचाता है। रक्त वाहिनियों में शरीर की नलिका विहीन ग्रंथियों के ऊपर रस या हार्मोन भी सीधे आते हैं, जिनका परिवहन रक्त के माध्यम से होता रहता है। शारीरिक नियंत्रण भी बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनुष्य के रक्त को जमने में कितना समय लगता है? तो मनुष्य के रक्त को जमने में 4 से 8 मिनट का ही समय लगता है। 4 मिनट से लेकर के 8 मिनट तक का समय इसमें लगता है। अगर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन दिया गया है कि श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की बात की गई है। डब्ल्यूबीसी का यहाँ पर जीवन काल पूछा गया है। जीवन काल कितना होता है? तो 1 से 4 दिन होता है। और यहाँ पर अगर आरबीसी की बात करें, आरबीसी का 120 दिन या फिर 121 दिन, 2 में से कोई भी ऑप्शन में होगा तो वो बिल्कुल सही माना जाएगा। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का पूछा गया था तो इसका 104 दिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में या फिर वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि रक्त वर्ग की पहचान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त की कमी एवं संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं? तो अगर बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है तो उसी से सारे रोग जो है, अधिकांशतः रोग उसी से होते हैं। तो वही इसमें पूछा गया है कि ब्लड की कमी और संक्रमण से कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो पहला तो यहाँ पर दिया गया है कि रक्त की कमी या रक्त में असामान्यता होने पर
कुछ रोग हो जाते हैं जैसे कि एनीमिया, पॉलीसाइथीनिया, ये जो है ब्लड की कमी से होते हैं। और अगर रुधिर संक्रमण से होने वाले रोगों की बात करें तो इसमें हेपेटाइटिस बी, एड्स, ये सभी डिसीजेज इससे हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है श्वेत कोशिका, यहाँ पर श्वेत कणिकाओं के बारे में बात की गई है। श्वेत कोशिकाहीनता रोग का कारण बताइए। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि अस्थि मज्जा का किसी कारणवश गर्द होना ही इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का पता कैसे लगाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एड्स जो होता है एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। कि एलिसा परीक्षण याद रखना है किसके लिए किया जाता है, तो ये जो है एड्स के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आपको एड्स का पूरा नाम लिखना होगा और ये जो है किस वायरस से होता है ये सभी कुछ इसमें लिख देंगे तो वो आपका इसका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर एड्स का पूरा नाम दिया गया है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये जो है एड्स का जो है संक्षिप्तीकरण इसमें दिया गया है। अगर यहाँ पर बात करें एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम जो है, ये जो है इसका संक्षिप्तीकरण जो होता है वो एड्स होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एड्स का निदानात्मक परीक्षण क्या होता है। तो यहाँ पर अगर एड्स के निदानात्मक परीक्षण की बात करें तो पहले पॉइंट पे लिख सकते हैं कि HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाना, और इसके लिए सामान्यतः दो जांचें होती हैं। पहला यहाँ पर एलिसा जांच दी गई है और दूसरी जांच यहाँ पर वेस्टर्न ब्लास्ट जांच दी गई है। वेस्टर्न ब्लॉट जांच यहाँ पर हो जाएगी, परीक्षण किए जाते हैं। तो इसके लिए ये जो HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए दो जांचें होती हैं। एक हो जाएगा एलिसा परीक्षण और दूसरा हो जाएगा वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये दोनों परीक्षण आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहीं पे पॉइंट दिया गया है कि वायरस को अलग करके पता लगाना। तीसरा है म्यूरेक्स एड्स HIV। फर्स्ट यहाँ पर ये जो परीक्षण दिया गया है म्यूरेक्स HIV टेस्ट के बारे में। और लास्ट पॉइंट दिया गया है कि संपूर्ण कोशिका यानी कि T4 कोशिका और T8 कोशिका की गणना करना। यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर T लिम्फोसाइट्स की स्थिति का पता जो है लगाने हैं, तो इन सभी कोशिकाओं की गणना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हेपेटाइटिस बी का उद्भवन काल कितना होता है। तो इसका उद्भवन काल 2 से 5 माह होता है, यानी कि 2 से 5 महीने इसका जो उद्भवन काल होता है हेपेटाइटिस बी का। नेक्स्ट प्रश्न है, हेपेटाइटिस बी रोग से मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इससे लीवर खराब हो जाता है, यानी कि यकृत खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिटकरी का क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग अगर बात करें तो फिटकरी रक्त का बहना रोकने के लिए उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है इसमें रखे जाने वाली 4 सामग्रियों के नाम बताना है। तो उसमें जो है पहले नंबर पर रुई लिख सकते हैं, पट्टियाँ लिख सकते हैं, कैंची लिख सकते हैं, डिटॉल और लोशन लिख सकते हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी इन्हीं को दी जाएगी, बाकी उसमें तो बहुत सारा सामान रहता है, बट यहाँ पर केवल 4 की मेन 4 की बात की गई है, तो यहाँ पर मेन 4 पॉइंट ही आपको लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार के 2 सिद्धांत बताना है। पहला लिख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर अगर आपसे उद्देश्य पूछ रहा है तब भी सेम पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में वहाँ पर मैंने आपको 4 पॉइंट बताया था। सबसे पहले पीड़ित की श्वास वापस लाने का प्रयास करना चाहिए यदि अवरुद्ध हो गई हो तो। नेक्स्ट है कि इसके बाद जहाँ जहाँ रक्तस्राव हो रहा हो उसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पर 2 सिद्धांत या 2 उद्देश्य पूछे गए हैं, यहाँ पर केवल 2 दिए गए हैं, बाकी जो क्वेश्चन 2025 से पूछा गया था वहाँ पर 4 पॉइंट बताए गए थे, उनको आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दुर्घटना में प्राथमिक उपचार का क्या महत्व है। यहाँ पर दिया गया है कि दुर्घटनाग्रस्त स्थिति में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने से पहले उसकी जान बचाने के लिए प्राथमिक उपचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और PDF और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसी व्यक्ति को कुत्ते द्वारा काटने पर क्या प्राथमिक उपचार किया जाना चाहिए।
इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें दिया गया है कि कुत्ते को काटने पर घाव पर लगी कुत्ते की लार को तुरंत पोंछ देना चाहिए और घाव को साबुन या पानी से कई बार अच्छी तरीके से धोना चाहिए। फिर घाव को एक सूखी या फिर जो है यहाँ पर निर्मित यहाँ पर हो जाएगा ड्रेसिंग से भली भांति पोंछकर एक अन्य सूखी पट्टी से लपेट देना चाहिए। आगे यहाँ पर दिया गया है, इसमें आगे पॉइंट ऐड किया गया है कि काटने के लगभग 20 मिनट बाद तक घाव पर कार्बोलिक एसिड वगैरह ना लगाएं और मरीज को इलाज के लिए अस्पताल में अवश्य ले जाना चाहिए यदि कुत्ते ने किसी व्यक्ति को काट लिया है। देखिए यहाँ पर ये जो यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर में विज्ञान विषय है, इसमें जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पवन सीरीज में दिए गए थे सारे क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है लघु उत्तरी यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना कि ये जो लघु उत्तरी प्रश्नों में यहाँ पर ये मनुष्य के रुधिर वर्ग की अगर बात करें तो कितने वर्ग होते हैं, किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, उसमें प्रतिजन प्रतिरक्षी की बात करें और उसका जो है खोज वगैरह ये सारा जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक 2022 में, 2019 में, 2017 में और 2018 में 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। मैं जो है ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन लघु उत्तरी प्रश्नों को आप लोगों को ही पढ़ना पड़ेगा। तो जिसके पास सीरीज है वो आप लोग सीरीज से पढ़िएगा, जिसके पास सीरीज नहीं है उसके लिए पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ज़रूर ले लीजिए। ये यहाँ पे अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो इसको कर पाएंगे। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन का आप लोग और स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सोची कि आज ही आप लोगों को इसी क्लास में लास्ट में बता दूंगी। जैसे कि यहाँ पर धातु और अधातु में अंतर जो पूछा जाता है, 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो 2022 में, 2023 में, 2025 में लगातार 3 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उसमें अगर आप लोगों से धातु अधातु में अंतर पूछा जाएगा तो इस तरीके से या फिर आप लोग धातु और अधातु के बारे में अलग अलग पैराग्राफ वाइज आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहाँ पर टोटल 10 पॉइंट दिए गए हैं। बाकी और सारे कुछ अच्छे से डिटेल से पढ़ने के लिए आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। और बाकी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है डीएलएड से संबंधित तो आप लोग उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का जो भी डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। और इसी तरीके क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।